हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बोर्ड परीक्षा में आने जैसे सारे प्रश्नों को शामिल किया है। साथ ही पिछले वर्ष में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक एक प्रश्नों को हम बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। ऑप्शन है एम्पियर ने, लोरेंज ने, फेराडे ने और अस्टेड ने। यह प्रश्न 2014 और 2024 में पूछा गया प्रश्न। देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो हमें यह पता कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यह हमें पता है। वो क्या पता है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और विद्यार्थियों, हमें यह भी पता है कि इसकी खोज किसने करी थी, ओरस्टेड। तो ये बात किसने बताई कि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात बताई हमें ओरस्टेड ने। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, न विद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र। अभी तो बताया मैंने कि भाई कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर। ठीक है, देखो आपको ये फार्मूला जो कि लोरेंज बल से आता है, F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, ये पता है। तो हमें किसका चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का। तो B बराबर F अपॉन IL। प्यारे विद्यार्थियों, जहां साइन थीटा नहीं ले रहा हूं, कोण क्या है, विमाहीन राशि है। बल का जो मात्रक हो गया वो हो गया न्यूटन, धारा का एम्पियर और लंबाई का मीटर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या इसका और कोई मात्रक है? तो कुछ मात्रक और मैं बता रहा हूं जो याद रख लीजिएगा, काम आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जब भी आपसे पूछे हम टेस्ला लिख सकते हैं। सीजीएस मात्रक इसका गाउस होता है। ठीक है, एसआई मात्रक टेस्ला, तकले से याद रख लेना, तकला मतलब टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक क्या हो गया, टेस्ला, और सीजीएस मात्रक हो गया गाउस। ठीक, एक चीज और याद रखना, एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होता है। ठीक, ये चीजें अपने को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? केवल गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, केवल बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, या एक और दोनों के कारण उत्पन्न होता है, या इनमें से किसी के द्वारा उत्पन्न है। अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने एक तो ये पढ़ लिया कि भाई जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आपको यह पता चला कि विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो हमें यह तो मालूम है कि भाई गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, पर केवल बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण तो आवेश गति करेगा तो विद्युत क्षेत्र बदलेगा। तो यानी कि बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण भी उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बदलते विद्युत क्षेत्र के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिमान आवेश के कारण भी उत्पन्न होता है। तो यह दोनों के कारण होता है। तो एक और दो दोनों ही उत्तर आपके सही हैं।
ठीक है। एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भाई स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह भी याद रखिएगा। स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो जो प्रश्न यहां शामिल किए गए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही, पर उससे रिलेटेड बातें भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, वो भी आपको कंठस्थ कर लेनी है, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। समांतर एवं प्रति समांतर धाराओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन है समांतर धाराएं प्रतिकर्षित होती है और प्रति समांतर धाराएं आकर्षित होती है। समांतर धाराएं आकर्षित होती है, प्रति समांतर धाराएं प्रतिकर्षित होती हैं। दोनों धाराएं आकर्षित होती है, दोनों धाराएं प्रतिकर्षित होती है। विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ा है कि जैसे ये दोनों चालक है, अगर इसमें धारा समान दिशा में है तो हमें यह पता है फ्लेमिंग के नियम के अनुसार कि इस पर जो बल लगेगा इधर लगेगा, इस पे जो बल लगेगा इधर लगेगा। ठीक है, तो हमें यह पता है कि अगर धाराएं समान दिशा में जा रही हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, और विपरीत दिशाओं में अगर धाराएं जाएगी, एक धारा इधर और एक धारा इधर, तो वो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित। अब आपको यहां कंफ्यूजन इसलिए याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, कंफ्यूजन हो जाता। हमें सीधा सा मैं तरीका बता रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि एक जैसों में दुश्मनी होती है, ये पहले चैप्टर में चर्चा हुई थी हमारी, और विपरीत प्रकार में दोस्ती होती। तो याद रखना है कि यहां का ठीक विपरीत यहां होता है। वहां हम कहते थे कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यहां उल्टा है, समान दिशा में धाराएं प्रवाहित होती हैं तो वो आकर्षित करती है। वहां हम कहते थे कि विपरीत प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहां हम कहेंगे विपरीत धाराएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो ये दोनों ही चीजें कंपेयर करके भी मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी परिपथ में धारा मापन के लिए लगाया जाता है वोल्टमीटर, अमीटर, धारामापी और वोल्टमीटर। पहला ऑप्शन मैंने गलती से बोलने में आ गया, वो है वोल्टामीटर। तो बच्चा मैं आपको एक एक करके चर्चा कर लूं। वोल्टमीटर से जो मापा जाता है वो विभवांतर मापा जाता है, ठीक है, या विभव मापा जाता है। ठीक है, हालांकि विभव मापने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, विभव मापी की सहायता से विभव मापते तो वो एक्यूरेट आता है। ठीक, धारा मापी, धारा मापी से धारा की उपस्थिति का पता लगता है एक चीज, और दूसरा धारा की उपस्थिति का पता लगता है और धारा की दिशा का पता लगता है। ये काम हम इसकी सहायता से करते हैं। एमीटर ये करता है बच्चों धारा का मापन। तो हमें दूसरे डिवाइसेस भी जो दिए थे तो हमने उनके बारे में भी समझा। तो अमीटर की सहायता से धारा मापन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन E है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें क्षेत्र रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन E है, जिसका आवेश है, वेग v से चलता है। इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है वो समांतर चल रहा है और वेग v से चल रहा है, यानी कि जो गतिमान आवेश हैं उसके और क्षेत्र रेखा यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो हो गया 0 डिग्री। और हम लोगों ने पढ़ा F बराबर बल निकालना है तो क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू की जगह हो गया E, वी बी और थीटा की जगह 0, साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो F बराबर हो गया 0। तो कुल बल होता है 0। ठीक है, आया समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन
क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ ऑप्शन है परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रेखी। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा, इसका जो पथ होता है वो होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार मार्ग में इसका जो मार्ग होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मार्ग होगा वृत्ताकार। आगे बढ़ते हैं। यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश का मार्ग यानी पथ की त्रिज्या होगी। देखो अभी मैंने आपको ये बताया कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो क्या हो गया, वृत्ताकार हो गया। आपको एक कहानी, एक चीज और याद होनी चाहिए कि वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए, प्रत्येक कण को वृत्तीय मार्ग पर चलने के लिए एक बल की रिक्वायरमेंट होती है और उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, पहली बात। दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है, यहां जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मान लो, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है वो लगेगा लोरेंज बल, जो होता है हमारा QVB sin थीटा। ठीक, तो यहां हो गया QVB लंबवत यानी कि 90 डिग्री। ठीक, तो mv वर्ग बटे r बराबर QVB। हमें क्या चाहिए, पथ की त्रिज्या क्या होगी, है ना, 8 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी, वो तो इससे आएगा। तो अब r निकाल लेते हैं बेटा अपन, इस v से v भी कैंसिल कर दो, है ना, स्क्वायर है तो इससे v से कैंसिल। r इज इक्वल टू फार्मूला बना mv अपॉन q। कभी कभार ये त्रिज्या वाला फार्मूला वाला भी प्रश्न बन जाता है, तो ये भी आप फार्मूला याद रखें कि r बराबर mv अपॉन qb होता है। अब देखो ऑप्शन में क्या, प्रश्न में क्या कहा कि वेग को क्या करना, 2 गुना। चलो कर देते हैं, वेग को डबल कर दिया, m की जगह ये हो गया b की जगह 2v, और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना, आधा, ये आधा कर दिया। अब ये 2 फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन ऊपर चला गया, तो 2 दूनी 4 mv बटा qb, कितना देखो इसका कितना हो गया, तो r डैश कितना आ गया, 4r आ गया, 4 गुना हो गया, कितना हो गया बेटा 4। ऑप्शन 2 सही हो गया। बहुत सरल है, पर आप लोगों को छोटी छोटी चीजों को समझते चलिएगा, ऑप्शन बहुत आसान होते जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप है। मैं आपको थोड़ा सा बायो सावर्ट का नियम भी बता देता हूं। बायो सावर्ट का नियम ऐसा है, ये चालक है, चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, उस पर एक छोटा सा एलिमेंट अल्पांश होता है, उससे r दूरी पर मान लो एक बिंदु पे ले लिया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर अपन मान के चल रहे हैं, यहाँ जो कोण बना है वो कोण है आपका थीटा। तो बायो सावर्ट के नियम के कुछ पॉइंट्स हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उस अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो कोण है इसको अल्पांश और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच उसके साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन सबको मिलाकर हम लोग जब समीकरण बनाते थे तो वो था आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। तो dB बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटा के मैं SI पद्धति में लिख रहा हूँ, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेशन आता है। अब इस डेरिवेशन को हमें लिखना है सदिश रूप में, है ना। वैसे ऐसा प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, इतना नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको याद दिलाया है पूरा, है ना। वहां तो आपको क्या लिखना है वो मैं अभी बता रहा हूं। अगर आप इस, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, म्यू नॉट बाई 4 पाई धारा अदिश। अब देखो आइडियल पूरा लिख लेते हैं एक बार, साइन थीटा बाई r स्क्वायर, कुछ मत करो, इसके ऊपर लगा दो टोपी, यूनिट वेक्टर ले लिया r, और r को आप क्या लिख सकते हो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, और ये r स्क्वायर, इसका इंटू जब आप कर दोगे तो हमारा जो समीकरण बन के आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ठीक है, भाई ये हो गया आपका आर क्यू यार। एक तो ये तरीका, या इसको dB इज इक्वल टू I इंटू अपन क्या लिख सकते हैं इसको, dl क्रॉस r लिख सकते हैं, है ना।
1r³। ठीक, तो ये एक आप लोगों का तरीका होता है। तो हम क्या लिख के आ जाए, यही वाली बात लिख के आ जाए परीक्षा में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। एम्पियर के परिपति नियम को इस प्रकार दिया गया। तो एम्पियर का परिपति नियम कहता है कि भाई किसी रेखीय चालक का, है ना, जो समाकलन है, उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट होना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, मैं पूरा इसका कथन भी आपको बता देता हूं। अब ये जो बनाया मैंने यहाँ पर गठान बनाई है ना, ऐठन, ये क्या बता रही है, ये बता रही है यहाँ पर बंद पृष्ठ। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, पर हमें एग्जाम में हम ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो हमें केवल बीडीएल म्यू नॉट आई लिखना है, पर मैंने आपको इसकी परिभाषाएं कथन भी बता दी। कई बार 1 नंबर में कथन पूछ लेते हैं, कई बार 2 नंबर में पूछते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। एक ऋजु रेखीय चालक में धारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति परवलयकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रेखीय होती है। तो एक सीधे चालक तार में जो चुंबकीय रेखाओं की जो प्रकृति होगी वो होगी आपकी वृत्ताकार। ठीक है, चारों तरफ इस प्रकार से उत्पन्न होती है ना, जैसे चुंबकीय क्षेत्र ऋजु रेखीय सीधा तार है, इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो जो कैसी होगी, वृत्ताकार। अगला प्रश्न, प्रश्न है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू -1/2 का मान है। तो देखो, इसको एक काम करते हैं, इसको पहले तो ऐसा लिख लेते हैं ताकि ये प्लस में आ जाए। ये फिर हो गया आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। बच्चा, अब जो म्यू नॉट है इसका जो मान होता है, क्योंकि हमें पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई बराबर 10⁻⁷। ठीक, तो अब 10 म्यू नॉट बराबर इसको हमने लिखा 4 पाई गुणा 10⁻⁷। तो यहाँ मान हो गया म्यू नॉट का 4 पाई गुणा 10⁻⁷। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट अपन यही लिखते हैं, पर वो मैंने इसलिए बताया कि भाई बच्चे इसमें पढ़ते हैं तो उनको दिमाग में वो बैठ जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट, अब एक काम और, इसमें 10⁻⁷ हो गया। अब ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्योंकि हमें यह भी पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/9 × 10⁹। ठीक, ये 10⁻⁷ ऊपर गया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/√9 × 10⁻16। और ये अपॉन में है और रूट से बाहर करेंगे इसको, तो बोले ऐसा कर लो 3 × 10⁸ हो गया, और फ्रिक्शन के अपॉन में फ्रिक्शन ये ऊपर गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं, बताने को तो डायरेक्ट बता देता, पर मैं आपको सॉल्व करके बता दिया। इसका जो मान है वो 3 × 10⁸, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर होगा। ठीक है, ये आगे भी हमारी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो C बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन। ठीक, तो C बराबर यानी प्रकाश के वेग, इसका मान किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और जो प्रकाश का वेग क्या है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिकतम होता है। हम लोगों ने परिनलिका में जब पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि जब परिनलिका के बाहर हम चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो परिनलिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, परिनलिका के बाहर वाले हिस्से पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वहां तो होता है 0। तो परिनलिका के बाहर लगभग 0। बट परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती बेटा, तो वो कैसे जाती है, इस प्रकार से समानांतर जाती है। ठीक है, तो परिनलिका के भीतर जो बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से समानांतर जाती हैं, अर्थात परिनलिका के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। तो परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों अधिकतम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। धारावाही परिनलिका भांति व्यवहार करती हैं। तो भैया अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, तो एक प्रकार से ये किसकी भांति व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। 2022 में आया हुआ है। ठीक, बहुत सारे प्रश्न जो आए हुए सारे प्रश्न शामिल कर लिए है ना, एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को शामिल कर लिया है। अगले प्रश्न, लोरेंज बल क्या है? तो बच्चा बहुत साधारण सी बात, गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं। सीधा सीधा पर लगने वाले बल को लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, F बराबर QVB sin थीटा, फॉर्मूला भी बता दिया। ये है लोरेंज। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो अभी हाल पढ़ाया लोरेंज बल। ये 2020 में आया। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्यों आवेश वाला कोई कण v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में समानांतर गति कर रहा है, इस कण पर लगने वाला बल कितना होगा? तो भैया ये क्यों आवेश वाला कोई कण है, v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इस पे लगने वाला बल तो F बराबर QVB sin थीटा होता है, बट समानांतर गति कर रहा है यानी कि sin 0। एक प्रकार पहले देख लिया ऐसा प्रश्न, तो इसका बल का मान क्या हो जाएगा, 0। F बराबर 0। अगला प्रश्न, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। कैसे? हमको V बराबर देखो IR फार्मूला होता है विभव का। ठीक है, वोल्टमीटर से क्या नापते हैं, विभवांतर नापते हैं। तो वोल्टमीटर वो अच्छा माना जाता है जिसका R जितना ज्यादा अधिक होता है, वो वोल्टमीटर उतना अच्छा माना जाता है। तो धारामापी से आपको वोल्टमीटर बनाना है, तो धारामापी का प्रतिरोध आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा तो कैसे जोड़ेंगे, उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कैसे बनेगा भाई वोल्टमीटर, धारामापी से वोल्टमीटर? तो उच्च प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या बन जाएगा, धारामापी से वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे? तो धारामापी को अगर अमीटर में बदलना है तो इसके साथ समांतर क्रम में, इसके साथ समांतर क्रम में, ठीक है, इसके साथ समांतर क्रम में आपको जोड़ना पड़ेगा अल्प प्रतिरोध का तार। इसके साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, और इस अल्प प्रतिरोध के तार को बोलते हैं शंट। ठीक है, तो कभी प्रश्न आ जाए एक नंबर में कि शंट क्या है, तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है। तो धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, इसके साथ समांतर क्रम में शंट को जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों करते हैं भैया? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि धारामापी का काम है धारा को मापना। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, धारा का मापन करना चाहिए। और अमीटर वह अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो। इसीलिए प्रतिरोध को कम करने के लिए इसको कहां जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में। तो अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्या लिखेंगे उत्तर में, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए धारामापी के साथ अल्प प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर ऐसा लिख दे कि शंट को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव जोड़ते हैं। तो बच्चा विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को, देखो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, मैंने यहां भी वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या किया, श्रेणी क्रम में इसके साथ उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया। तार जोड़ने से इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया। अब आप इसको वापस से परिपथ में भी श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो फिर ये वोल्टमीटर जो बना है इसमें कोई विक्षेप ही नहीं आएगा, इसके अंदर विक्षेप आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाएगा।
तो ऐसी परिस्थिति में विक्षेप नहीं आएगा। तो हमें करना ये है कि इस प्रतिरोध को बहुत ज्यादा तो हो गया, हमने वोल्टमीटर अच्छा बना लिया, तो उस वोल्टमीटर को आप कैसे जोड़ दो, उसको आप समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा ये होगा कि उसका प्रतिरोध, ओवरऑल प्रतिरोध थोड़ा सा कम हो जाएगा और उस वजह से आपको विक्षेप भी मिल जाएगा। तो कहाँ जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप पूछोगे सर अमीटर कहाँ जोड़ते हैं? तो अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं कि धारा मापी को मीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है, और फिर हम कहते हैं कि परिपथ में उसको श्रेणी क्रम में रखा जाता है, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, बनाना हो तो समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ो। जब उस अमीटर को परिपथ में लगाना हो तो उसको कहां जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को परिपथ में लगाना है तो उसको कहां जोड़ोगे? समांतर क्रम में। अगले प्रश्न पर आते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। मैंने क्या कहा? अमीटर वह अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, और कम से कम का मतलब हमारे लिए तो 0 हो भैया। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक, या एक और आ जाए कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो मैंने ये भी कहा कि वोल्टमीटर कौन सा अच्छा माना जाता है? तो वोल्टमीटर वो अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो, अर्थात आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। अगले प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक सदिश राशि। शंट के उपयोग से धारामापी की रिक्त स्थान कम हो जाती है। शंट लगाया आपने, कैसे लगाया? समांतर क्रम में उसको जोड़ा। ठीक है, तो शंट के उपयोग से जो आपने जो धारामापी है उसकी सुग्राहिता कम हो जाती है। वोल्टमीटर की सुग्राहिता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। यह प्रश्न भी आपका 2023 में पूछा गया है। तो बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको वीडियो मिलने वाले हैं, पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलने वाली है। ने जो चैप्टर आज 4 बनाया है, ऐसे धीरे धीरे करते हुए मैं 1 आध महीने में पूरी किताब के वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव वाले। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।